हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन ड्रॉप डेयर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जान ने एक लड़के को पीछे से लात मारा था और उसके हाथ को पीछे बांध कर चोर चोर करके चिल्ला रहा था। अब आगे जान के इतना ज़्यादा चिल्लाने से लांशिचन और लांचरन दोनों ही अपने कमरे से बाहर आते हैं और लिविंग रूम की तरफ आ जाते हैं। अंदर जो थोड़े बहुत सर्वेंट्स थे और बाहर बॉडीगार्ड्स थे, वो भी जान के चिल्लाने से अंदर आ गए थे और अंदर की सीन देखकर वो सब बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे। लांचन और लांचर इतना ज़्यादा हैरान थे कि वो अपनी जगह पे बिल्कुल स्टैचू हो चुके थे। वहाँ पे मौजूद सब लोग उस चोर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। विंग अभी जिससे चोर कह रहा है, उस चोर को देखकर उन लोगों के आंखों में डर साफ साफ देखा जा सकता है, क्योंकि ये चोर और कोई नहीं उन सबका यंग मास्टर लान वांगजी है। जिस वजह से वो सब लोग अभी बुरी तरीके से डर गए थे, क्योंकि वांगजी का हालत अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी विंग वांगजी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, सच में आजकल के चोर भी पता नहीं क्या सोच के चोरी करने आते हैं। मुझे लगता है ये चोर इस मेंशन में चोरी करने से पहले किसी मॉल में जाके चोरी करके आया था, इसलिए तो इतना एक्सपेंसिव कपड़ा पहना है। क्या तुम्हें पता नहीं, अगर तुम्हें कहीं चोरी करने जाना हो तो वहाँ पे फटे कपड़े पहनना चाहिए, ना कि इतने एक्सपेंसिव कपड़े। तुम्हें तो चोरी करने के रूल्स भी नहीं पता, तुम्हें चोर बनाया किसने? ऐसा कहते हैं वो उस इंसान को घूरने लगा। वहाँ पे मौजूद सारे सर्वेंट और बॉडीगार्ड्स के तो सांस ही रुक गए थे विंग की बातें सुनकर। और वांगजी और शिचैन वो तो बहुत ज़्यादा हैरान थे। तभी नीचे विंग के नीचे जो इंसान पड़ा हुआ था वांगजी, वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे इस तरह से बात करने की? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरे ऊपर से उठो तुम बेवकूफ़ लड़के। ऐसा कहते हुए वो अपने फुल फोर्स के साथ विंग को धक्का देता है, जिससे विंग उसके ऊपर से उठ जाता है और नीचे फ्लोर पे गिर जाता है। वांगजी अपने आप को अपनी जगह से खड़ा करते हुए अपने कपड़े को झाड़ने लगता है और विंग की तरफ घूरने लगता है। तभी शिचन वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, वांगजी तुम ठीक तो हो ना? बस विंग के कान में जब ये नाम आया वांगजी, विंग के सर पर तो एक बॉम्ब ही फट गया। विंग अपने दिमाग में ही सोचने लगता है, वो नो, शिचनगा ये क्या कह रहे हैं? क्या शिचनगा ने इस चोर को अभी वांगजी कहा? क्या ये चोर नहीं है, ये इस लान मेंशन का सेकंड प्रेस लान वांगजी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई प्लीज़ मुझसे कहो कि ये झूठ है, मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है। ऐसा सोचते हुए वो बार बार शिचन की तरफ और वांगजी की तरफ देख रहा था। उसे अभी ऐसा मन कर रहा था कि प्लीज़ प्लीज़ कोई कह दो कि नहीं, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, ये इंसान चोरी है। तभी वांगजी विंग की तरफ घूरते हुए कहता है, हे तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे साथ ऐसे बिहेव करने की? वांगजी की ऐसी आवाज़ सुनकर विंग अपने सोच से बाहर आता है और वांगजी की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी शिचन विंग के पास जाता है और उसे खड़े होने में मदद करता है। विंग भी खड़ा होता है और शिचनगा की तरफ देखते हुए कहता है, क्या क्या ये सच में सेकंड यंग मास्टर लान वांगजी है? शिचन बस एक ऑकवर्डली स्माइल करता है और विंग की तरफ देखकर नोट करता है। विंग को अभी ऐसा लग रहा था कि अभी वो बेहोशी हो जाएगा। वो वांगजी के साथ अपनी फर्स्ट मीटिंग ऐसा नहीं जाता था, उसे पता है, उसने सुना है कि वांगजी बहुत ज़्यादा एरोगेंट और बहुत ज़्यादा गुस्सैल इंसान है। उसके ऊपर फर्स्ट मीटिंग में उसने वांगजी के साथ जिस तरह से बिहेव किया है, वांगजी तो शायद आज इसे इस मेंशन के छत से नीचे ही फेंक देगा। ऐसा सोचते वो अपनी घबराती हुई नज़रों से वांगजी की तरफ देख रहा था, जो उसे ही घूरे जा रहा था अपनी गुस्सैल नज़रों से। तभी चिरन अपने गले को साफ करते हुए कहता है, वांगजी अभी कितना बचा है? क्या ये टाइम है किसी का घर आने का? तुम इस तरह से स्पॉइल ब्रेड की तरह बिहेव करना कब से बंद करोगे? अपनी अंकल की डांट को इग्नोर करते हुए वांगजी बहुत ही कैजुअल वॉइस में कहता है कि मैं बाइक रेसिंग में जीत गया था और जिसकी वजह से मुझे उन्हें पार्टी देना था, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ घूरते हुए कहता है, लेकिन मुझे मेरा जवाब अभी तक नहीं मिला। ये कौन है? आप किसे इस मेंशन में उठा के लाए हैं? क्या ये कोई न्यू सर्वेंट है? ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ घूर रहा था। विंग वांगजी के मुंह से सर्वेंट वर्ड सुनकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया। वो नर्वसली अपनी नेक को टच करने लगा। तभी चिरैन वांगजी को डांटते हुए कहते हैं, वांगजी क्या तुम कभी बड़े नहीं होगे? तुम्हें पता नहीं कहा क्या बोलना है? विंग कोई सर्वेंट नहीं है, ये तुम्हारा देखभाल करने के लिए आया है। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं, आज से ये तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा तुम इसको अपने साथ रखोगे। ये सुनकर वांगजी को और गुस्सा आ गया।
वांगजी चिरन की तरफ देखते हुए कहते हैं, अंकल मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो मुझे एक बेबी सिटर का ज़रूरत है, और स्पेशली इस तरह के बेबी सिटर का तो मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इस स्टूपिड लड़के को मैं अपने आसपास बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसलिए इसे जितना चाहे उतना मुझसे दूर रखने की कोशिश करना। ऐसा कहते हुए वो अपनी रूम की तरफ चला जाता है और अपने रूम के अंदर चला जाता है। सब लोग बस वांगजी की तरफ ही देख रहा था जब तक ना वांगजी अपने रूम के अंदर चला जाता है। तब भी चिरन एक गहरा सा सांस भरता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना बेटा, मेरा नेफ्यू थोड़ा सा रूड है और वो ऐसे ही बिहेव करता है, प्लीज़ उसकी बातों का बुरा मत मानना। लेकिन मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मेरे नेफ्यू का ध्यान रखो और मेरे नेफ्यू के बिहेवियर को थोड़ा सा ठीक करो। मैं चाहती हूँ कि मेरा नेफ्यू थोड़ा सा ठीक हो जाए, वो इंसानों से ढंग से बात करना सीखे, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है और मुझे तुम पर यकीन भी है कि तुम मेरे नेफ्यू को ठीक भी कर सकते हो। ऐसा कहते हैं वो एक सैड सा स्माइल करता है, फिर विंग से कहता है कि जाओ अभी रूम में जाके सो जाओ, बहुत रात हो चुका है। ऐसा कहते हैं वो अपनी रूम की तरफ चला जाता है। हिचन भी विंग को गुड नाइट विश करता है और बाकी वहाँ पे जितने भी सर्वेंट्स और बॉडीगार्ड्स है सबको अपने अपनी जगह वापस जाने के लिए कहता है और विंग को उसके रूम के जाने के लिए कह के वहाँ से चला जाता है। सारे सर्वेंट लिविंग रूम के सारे लाइट्स को ऑफ कर देते हैं और सब अपने अपनी जगह चले जाते हैं। विंग भी अपने कमरे में चला गया था। वो अपने कमरे में आता है और अंदर अपने दरवाजे को बंद करते हुए सोचता है, सच में ये इंसान कितना ज़्यादा बुरा है। वो किसी अपने फैमिली के मेम्बर से इतनी बुरी तरीके से बात कैसे कर सकता है। अंकल तो कितने अच्छे हैं ना। सच में इस इंसान को सुधारना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। अंकल ने इतने होप के साथ मुझे कहा है कि मैं उन्हें सुधारने की कोशिश करूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँ कि मैं इस इंसान को थोड़ा बहुत मैनर्स सिखा सकूँ। ऐसा सोचते हुए वो अपने बेड पे लेट जाता है और वांगजी के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लांचरन और लांचरन दोनों ही डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। फिर थोड़ी ही देर बाद विंग भी उस डाइनिंग टेबल पे आ जाता है और लांचरन और लांचरन को ग्रीट करते हैं। तभी लांचरन उसे उस डाइनिंग टेबल के सामने उनके पास ही बैठने का इशारा करता है। विंग भी उनके पास ही बैठ जाता है। तभी लांचरन कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास ज़्यादा कपड़े नहीं, आज तुम वांगजी के साथ शॉपिंग मॉल में जाना और कुछ कपड़े बाय करके ले आना। विंग को ये ऑफ़र अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसने पिछली रात ही वांगजी के साथ हुआ इंसिडेंस बिल्कुल पसंद नहीं आया था और उसे पता है अगर वो अभी वांगजी के साथ अकेला रहा तो सच में वो जो कल ख्वाब देख रहा था कि वांगजी उसे मेंशन के छत से नीचे फेंक दिया है वो सच हो जाएगा। ऐसे सोचते हुए वो चिरन की तरफ देखते कहते हैं, नहीं अंकल मुझे कपड़े की अभी ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ दिन मैनेज कर लूँगा। लेकिन लांचरन उसकी बात को काटते हुए कहते हैं, नहीं कपड़े की ज़रूरत है, तुम आज वांगी के साथ जाओगे और कपड़े खरीद के लेकर आओगे। ऐसा कहते हुए वो विंग को अब और ज़्यादा बोलने का मौका ही नहीं देता। फिर थोड़ी ही देर बाद वांगजी भी वहाँ आ जाता है। वह आके वो अपने अंकल और ब्रदर को गुड मॉर्निंग विश करता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये लड़का भी हमारे साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने वाला है? शिचन वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, वांगजी प्लीज़ सुबह सुबह सिगरेट मत करो, बिहेव करो और ढंग से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो। वांगजी अपना मुंह बना लेता है लेकिन वो चेयर पर अपनी जगह बैठ जाता है और विंग को घूरते हुए अपने ब्रेकफास्ट को खाने लगता है। विंग भी वांगजी को देखकर थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था क्योंकि पिछले रात का इंसिडेंस कुछ अच्छा नहीं था ना। फिर वो सब लोग अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेता है। तभी वांगजी अपनी सीट से जाने ही वाला था कि चिरन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम विंग को आज शॉपिंग मॉल में लेके जाओ और उसके लिए क्लोथ बाय करके ले आओ। वांगजी ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो चिरन की तरफ देखते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल इस सिली लड़के को अपने साथ नहीं ले के जाऊँगा। लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? स्टूपिड लड़की को अगर मैं अपने साथ ले गया था, मेरा भी कोई रेपुटेशन है। ये सुन के बाद चिरन भी गुस्से हो गया। वो वांगजी की तरफ घूरते हुए कहता है कि तुम्हारा रेपुटेशन, क्या तुम अपने आप को चाइना का प्रेसिडेंट समझते हो कि तुम अगर किसी के साथ बाहर निकलोगे तो तुम्हारा रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा? चिरन बहुत ही गुस्से से वांगजी की तरफ देख रहा था। तो फिर वांगजी चिरन की तरफ देखते हुए कि हरगिज़ नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस लड़के को अपने साथ कहीं लेके नहीं जाऊँगा। तो फिर चिरन अपनी काम वॉइस में कहता है कि अगर तुम अपने अपने फेवरेट मर्सिडीज़ और अपने फेवरेट बाइक को खोना नहीं चाहते तो मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। चिरन की इस बातों से वांगजी शॉक हो जाता है क्योंकि चिरन उसे कुछ कह नहीं रहा था, उसे सीधा धमका रहा था, जिसे सुनकर वांगजी को बहुत गुस्सा आ गया था। वांगजी को अपने फेवरेट कार और बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ही ज़्यादा। वो उन दोनों चीज़ को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था। वो विंग की तरफ अब गुस्से में घूरने लगा। इस लड़की की वजह से मुझे मेरे अंकल से धमकियाँ भी सुनना पड़ रहा है। मैं इस लड़के को तो
मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मुझे अभी अंकल के बात को सुनना ही होगा। ऐसा सोचते हुए वो दिमाग में ही खुद को शांत करता है, फिर दाँत पीसते हुए वहाँ से मुड़ के जाने लगता है। तभी वो फिर से जाते हुए अपनी जगह पे रुकता है, फिर विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे पीछे आओ। ऐसा कहते हुए वो अपनी जगह फिर से जाने लगा। विंग ने भी जब वांग जी की आवाज़ सुना, वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा होता है और लांचीचन को ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है। वो वांग जी के पीछे पीछे जा रहा था। लांचीचन की तरफ देखता है, तभी लांचीचन एक नोट करता है, कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। लांचीचन को विंग के लिए फिक्र तो हो रहा था, लेकिन उसे पता है वांग जी ज़्यादा बुरा तो विंग के साथ कुछ नहीं करेगा। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग जी अपनी कार को विंग के सामने खड़ा करता है, कहता है बैठो। विंग पहले पीछे की बैक सीट में बैठना चाहता था, इसलिए वो उस डोर को खोल रहे थे। वांग जी विंग को कार रोकते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ? ये सुनने के बाद विंग थोड़ा सा सहज जाता है और वो वांग जी के पास के पैसेंजर सीट में बैठ जाता है। वांग जी बहुत ही फुल स्पीड में उस कार को चला रहा था, जो स्पीड देखकर विंग का दिल धड़कना ही रुक जाता है। वो कस के अपनी सीट बेल्ट को पकड़ लेता है और अपने आँखों को बंद कर देता है। विंग के इस रिएक्शन से वांग जी बिल्कुल सेटिस्फाइड था। वो एक स्mirk करता है। फिर थोड़ी ही देर बाद वो बीजिंग के टॉप मॉल में पहुंचते हैं। फिर वांग जी उस कार से निकलते हुए कहता है, क्या मुझे फिर से तुम्हें इनवाइट करना होगा? विंग भी तुरंत उस कार से निकल जाता है। उसे ऐसा लगा था कि आज वो सीधा इस कार के साथ भगवान के पास पहुंचने वाला था। विंग बहुत ही गहरी सांस ले रहा था, वो बुरी तरीके से डर गया था, लेकिन वांग जी उसके पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए मॉल के अंदर जाते हुए कहता है, पीछे आओ मेरे। विंग तुरंत ही वांग जी के पीछे पीछे जाने लगता है। वो दोनों ही मॉल के अंदर एंटर कर जाता है। तभी वांग जी विंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम्हें जितने भी कपड़े चाहिए वहाँ से ले लो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी करना। ये सुनते ही विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन पैसे? तो फिर वांग जी विंग को घूरते हुए कहता है कि लांस भिखारी नहीं है, तुम जैसे लोगों को कुछ कपड़े देने में वो भिखारी नहीं बन जाएंगे। ऐसा कहते हुए वो अपने फ़ोन को बाहर निकालता है और उसे चलाने लगता है। विंग तुरंत ही अंदर जाता है और अपने लिए 2-3 अपने हिसाब से कपड़े लेता है। विंग की फ़ैशन सेंस बहुत ख़राब था और वो कभी भी अपने फ़ैशन के ऊपर ध्यान भी नहीं देता था। वो तो हमेशा खुद को छुपा छुपा के रखता था, इसलिए वो एक लंबी सी शर्ट और एक हुडी लेता है और एक ट्राउज़र लेता है। वो तीनों चीज़ लेकर वो बाहर आ जाता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी जब विंग के हाथ में उस कपड़े को देखता है तो वो अपने आईब्रो को सिकोड़ लेता है, विंग की तरफ घूरते हुए कहता है, क्या तुम इस तरह से कपड़े पहनने वाले हो? विंग बस अपने सर को झुका लेता है। तो वांग जी एक गहरे से सांस भरता है और वहाँ पे मौजूद एक स्टफ़ को बुलाता है और विंग को दिखाते हुए कहता है कि इसके लिए कुछ सूटेबल कपड़े लेके आओ। वो स्टफ़ वांग जी की बात पर नोट करता है और अंदर जाके विंग के लिए कुछ सूटेबल कपड़े लेके बाहर आता है और विंग को दिखाने लगता है। वांग जी उन कपड़ों को विंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि सब कुछ ट्राई कर लो, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ मॉल में नहीं आना चाहता। ऐसा कहते हुए वो वहीं पे पास में पड़ा हुआ एक काउच पे बैठ जाता है और अपने फ़ोन को चलाने लगता है। विंग उस सारे कपड़े को देखता है। वो सारे कपड़े काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल और स्टाइलिश लग रहा था। विंग उन सारे कपड़े में से जो कपड़े उसे अच्छे लगते हैं, जैसे टाइप के कपड़े वो पसंद करता है, उस टाइप के कपड़े लेता है और चेंजिंग रूम में चला जाता है चेंज करने के लिए। वो जब चेंज करके बाहर आता है और मिरर में खुद को देखने लगता है, तभी वांग जी का नज़र भी विंग की तरफ जाता है। वांग जी विंग को इस कपड़े में देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। विंग बहुत ज़्यादा अलग लग रहा था। वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था, तभी वो अपने मन में ही कहता है, ये इन कपड़ों में इतना अलग क्यों लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा ही सोच रहा था, तभी वो मन में ही खुद को स्लैप करते हुए कहते हैं, वांग जी तुम सोच क्या रहे हो? तो ये लड़का कितना ज़्यादा सिली और अगली है, तुम बस ये सोचो। ऐसा सोचते हुए वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें अगर खुद का निहारना हो चुका है तो तुम प्लीज़ अपने सारे कपड़े को उठा लो और यहाँ से बाहर निकलो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ऐसा कहते हुए वो बिल काउंटर की तरफ जाने लगा। फिर विंग भी चेंजिंग रूम में वापस जाता है, अपने कपड़े को ठीक पहन लेता है जो कपड़े वो घर से पहन के आया था। फिर वहाँ से कुछ कपड़े सिलेक्ट कर लेता है जो कपड़े वो लेने वाला था। फिर वो सिलेक्ट किया हुआ कपड़े को लेता है और वांग जी की तरफ आ जाता है। स्टाफ भी उन सारे कपड़े को पैक कर लेता है, फिर उन दोनों को दे देता है। वो दोनों अब मॉल से बाहर आ चुका था। तभी वांग जी विंग को कहता है कि तुम अकेले घर चले जाओ, मैं अभी घर नहीं जाने वाला, अंकल को बता देना मैं काम से अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपनी कार में बैठता है और वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। विंग वहाँ पे डाम्फाउंडेडली खड़ा हुआ था। उसे समझ ही नहीं आया कि वांग जी ने अभी क्या कहा।
उसने कहा कि वो अकेला घर चला जाए, लेकिन उसे नहीं पता वो तो यहाँ नया है, वो इस शॉपिंग मॉल में पहली बार आया है। वो इस शहर में तो रहता है लेकिन वो इस एरिया में नया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अभी बस स्टॉप कहाँ मिलेगा और यहाँ से घर शायद बहुत ज़्यादा दूर पड़ेगा, क्योंकि वो जब कार से इस तरफ आ रहा था उसने अपने आँखों को बहुत टाइटली बंद किया हुआ था, तो उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो अभी जाए तो जाए किस तरफ से। तभी वो सीधे जिस तरफ से वांगजी गया उस तरफ देखता है, फिर उसकी दूसरी तरफ से चलने लगता है। तो चलिए एवरीवन, मैं अपनी पार्ट को यही रोकती हूँ। आई होप आप इस फैन फिक्शन को एंजॉय करें तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको फैन फिक्शन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।